हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी का जो यूनिट अपना चल रहा था कॉम्पिटेटिव सेक्शन का, उसका हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने किया था उसमें इंड्यूस चार्ज और इंड्यूस करंट की डिस्कशन किया था हम लोगों ने। अब जैसे कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक कंडीशन ये भी आती है कि जैसे मान लीजिए ये एक लूप है और हमने क्या किया कि यहां से एक मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया, ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहां पे सेकंड सेम मैग्नेट को यहां से भी ड्रॉप कर दिया, तो यहां से भी एक को ड्रॉप किया हमने और यहां से भी ड्रॉप किया। इसको नीचे आने में T1 टाइम लगा और इसको T2, हाइट सेम है, बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा, अलग बात है, बट हाइट सेम है। तो इसको अगर नीचे आने में T1 टाइम होगा, इसको T2 लगेगा, तो क्या दोनों सेम होंगे या डिफरेंट? तो ज्यादातर केस में तो सेम दिखता है, लेकिन यहां पर आ जाएंगे अपने लेंज भाई। देखो इसको तो नीचे गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं, H = ½ GT², डायरेक्ट गिर जाएगा। लेकिन इसकी अगर बात करें तो जब ये नीचे गिरेगा तो आप समझ सकते हो कि जो ही यहां पे आएगा, यहां पे क्या होगा, फ्लक्स में चेंजिंग होगी मैग्नेटिक लाइंस की वजह से। जो ही ये नीचे यहां पे आएगा, यहां पे फ्लक्स में चेंजिंग होगी, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा सो करंट इंड्यूस होगी, और जिस रीजन से जनरेट होगी उसका अपोज करेगी। तो तुरंत यहां पे नॉर्थ है तो यहां पे नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा गिरने से पहले, गिरने के बाद उल्टा हो जाती है चीजें। लेकिन जब ये नीचे गिरेगा तो यहां पे नॉर्थ है, यहां भी नॉर्थ क्रिएट हो गया। अब क्या होगा आप सोच के देखिए कि इसको नीचे गिरने का ये जो लूप के अंदर अल्टरनेटिंग करंट है वो अपोज कर रही है, जबकि इसके नीचे गिरने का कोई अपोज नहीं कर रहा है। तो क्लियर है कि ये बिना किसी इंटरप्शन के सीधे नीचे आ जाएगा, जबकि इसको एक इंटरप्शन फेस करना पड़ेगा। तो इसी वजह से T1 क्या हो जाएगा, T2 से ग्रेटर होता है। ये कंडीशन अपने पास बनती है, ठीक है। अब कुछ चीजें और आपको बता दूं मैं। हम इसमें बात करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर अपने राइट हैंड को 3 फिंगर्स लें, थंब, 4 फिंगर एंड सेंटर फिंगर, इसको हटाइए, थंब, 4 फिंगर और सेंटर फिंगर इस तरह स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे लेफ्ट हैंड रूल में होता था थंब, 4 फिंगर एंड सेंटर फिंगर, उसी तरह यहां पर भी थंब, 4 फिंगर एंड सेंटर फिंगर, इनको हमने इस तरह स्ट्रेच किया कि तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां तक तो ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे इसमें था। लेकिन इन्होंने साथ में ये कहा था कि अगर ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताए, इसमें भी था, लेकिन थंब क्या बताए, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन में क्या हो सकता है, मैग्नेट भी मूव कर सकता है और सोलेनॉइड या लूप ये भी मूव कर सकते हैं, कोई भी मूव करे, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ये नहीं कि अब सोलेनॉइड या मैग्नेट है दोनों मूव कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन कुछ है ही नहीं, रिलेटिव मोशन होना चाहिए।
तो सेंटर फिंगर इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अगर राइट हैंड को इस तरह स्ट्रेच करें, 3 fingers ऑफ राइट हैंड स्ट्रेच सच दैट ईच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द अदर, है ऐसा। इफ 4 finger indicate direction of magnetic field, thumb indicate relative motion of the conductor, therefore center finger will be indicate direction of induced current। डिफरेंस क्या है लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल में? लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि करंट होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, और आउटपुट में हमें क्या मिलता है? फोर्स। आता है समझ में? राइट हैंड रूल में क्या होता है? करंट होता है, करंट नहीं, करंट आउटपुट में मिलती है। राइट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड होती है और मोशन ऑफ कंडक्टर होता है, आउटपुट में इंड्यूस्ड करंट। देखो काफी कॉमन चीजें हैं। लेफ्ट हैंड रूल में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसमें करंट प्रेजेंस होती है, आउटपुट में फोर्स मिलता है। इसमें क्या होता है? रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर होता है, बिना फोर्स के तो मोशन होगा नहीं, तो मान के चलिए फोर्स लगा, रिलेटिव मोशन है, तो इसमें आउटपुट में करंट मिलती है। इसीलिए लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करते हैं जस्ट लाइक एज अ मोटर या इन सब चीजों में, इलेक्ट्रिक मोटर में। राइट हैंड रूल में हमें करंट ऑब्टेन करनी होती है, इसीलिए उसको ऑब्टेन करते हैं किसमें? जनरेटर में। ठीक है, ये कंडीशन होती है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम आपको डिस्कस कर दें। फॉर एग्जाम्पल एक चीज और आपको क्लियर कर दें, ये जो राइट हैंड रूल में हमने बताया ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव मोशन ऑफ द कंडक्टर, तो सेंटर फिंगर क्या इंडिकेट करेगी? ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसमें अगर आपको देखना होगा तो इंड्यूस्ड करंट में बैटरी के लिए आप ये मानते हैं कि प्लस प्लेट से करंट निकल रही है और माइनस पे जा रही है। यहां पर भी ये जो डायरेक्शन है ना, तो हमें मान के चलेंगे कि प्लस प्लेट पॉजिटिव चार्ज के मोशन की ये डायरेक्शन है, या इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट जाएंगे। क्योंकि इसमें यूज कैसे होता है ये मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, तो थोड़ा सा समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि अपने पास फॉर एग्जांपल मोशनल ईएमएफ पहले कर लेते हैं और फिर इसको आगे करते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए हमारे। ठीक है क्या? अच्छा, इसी के एग्जांपल, चलो ठीक है, चलिए पहले इसके एग्जांपल कर लेते हैं और फिर हम मोशनल ईएमएफ की बात करेंगे। देखिए कैसे, जैसे आपसे ये कहा जाए कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस है मींस परपेंडिकुलर इनसाइड, इतना है हमारे पास, और यहां पे एक स्ट्रेट रॉड है, इस स्ट्रेट रॉड को कंडक्टिंग रॉड है, हमने बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसे हॉरिजॉन्टली नीचे गिर रहा है, ये स्ट्रेट रॉड हॉरिजॉन्टली नीचे गिर रहा है यहां पे। ठीक है, अब अगर ये स्ट्रेट रॉड हॉरिजॉन्टली नीचे की तरफ गिर रहा है तो क्या होगा? देखो एक चीज है, करंट का फ्लो तो इसमें नहीं होगा क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। करंट के फ्लो के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी है, वो तो होने से रहा है, वो तो बेकार। लेकिन हाँ, करंट के नहीं होने का मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, आप लगाइए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब आप कहोगे राइट हैंड रूल में तो सर ने करंट बताया था, लेकिन हमने यही कहा था ना, केवल करंट नहीं है, पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन भी है, सर्किट क्लोज हो या ओपन हो, कुछ तो मूव करेंगे, बाद में सर्किट क्लोज नहीं है तो वहीं रुक जाएंगे, बात खत्म, और फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, देखो यहां से समझो इस चीज को जो बता रहा हूं, यहां पे फ्लेमिंग लगाइए राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अगर मैंने लेफ्ट बोल दिया हो तो उसे भूल जाना, वो आदत सी बनी है ना लेफ्ट हैंड रूल बोलने की, क्योंकि अभी जस्ट क्लासेज या इन सब में अभी यही खत्म हुआ है, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म, तो उसमें पूरा लेफ्ट हैंड रूल ही है और यहां पे राइट हैंड रूल है। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में जब भी बात करेंगे राइट हैंड रूल की बात करेंगे, एक दो जगह छोड़ के। ठीक है, तो चलिए, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, देखो क्रॉस लगा है, 4 फिंगर,
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। और ये थंब क्या है, मोशन ऑफ कंडक्टर। तो मोशन ऑफ कंडक्टर कहां गया, नीचे। तो सेंटर फिंगर कहां जा रही है, इस तरफ। यानी कि जितने भी चार्ज हैं सब कहां चले जाएंगे, प्लस चार्ज यहां पे, और जितने भी माइनस चार्ज हैं वो यहां आ जाएंगे। सर्किट क्लोज नहीं है, सो करंट का फ्लो नहीं होगा। फिर देखिए ये क्रॉस लगा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, थंब नीचे यानी मोशन ऑफ कंडक्टर। तो सेंटर फिंगर इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब प्लस चार्ज इधर और माइनस चार्ज इधर। ठीक है, तो ये मोशनल ईएमएफ का एग्जांपल है। हाँ, अगर यहां प्लस भी है तो यहां माइनस भी है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगर आपने इसमें यहां पे एक रेजिस्टर लगा दिया तो फिर यहां से यहां तक करंट का फ्लो होगा, श्योर होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये मैं बताऊंगा। अगर आपने यहां पे एक रेजिस्टर लगा दिया तो करंट का फ्लो होने लगेगा बिना किसी प्रॉब्लम के, होगा श्योर। दूसरी चीज, नेट पोटेंशियल हमेशा इसमें क्या होता है, जीरो। नेट पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो थोड़ा सा हम आ रहे हैं, अब इसको स्टार्ट ही कर दिया है तो पहले इसको कर लेते हैं और इसके बाद से फिर हम वापस आएंगे अपनी कंडीशन पे। तो देखिए मोशनल ईएमएफ भी यही है कि अगर कोई भी स्ट्रेट रॉड या कोई भी ऐसी चीज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अब इसमें थोड़ा समझिए इस चीज को। और एक और चीज, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है कि प्लेन, एरोप्लेन चल रहा है ऊपर, तो एरोप्लेन के चलने पर उसके दोनों विंग्स पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कुल मिला के मैग्नेटिक लाइंस को एक कट करता है। तो पहले इसको देखते हैं फिर उस पर आते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले अब यहां पे बात कर रहे हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास यहां पे ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर इनसाइड, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक स्ट्रेट रॉड हमने लिया, ये कोई स्ट्रेट रॉड है। इस स्ट्रेट रॉड की जो लेंथ है वो क्या है, एल, और इसको हम लेके जा रहे हैं v वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म। ये जो वेलोसिटी है ना यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं। अब मान के चलिए कि आप यहां तक आ गए, यहां तक v वेलोसिटी से, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, यहां से यहां तक का x। अब सवाल यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। ये जो रॉड इस तरह से जा रही है बार बार, तो मैग्नेटिक लाइंस को क्या करती जा रही है, कट करती जा रही है, कट करती गई, कट करती गई, कट करती गई। तो क्लियर है कि मैग्नेटिक लाइंस को कट करने की वजह से यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। कैसे होगा, देखिए यहां पे क्रॉस लगा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, ये क्या हो गई, वेलोसिटी, मोशन ऑफ द कंडक्टर। सेंट्रल फिंगर कहां जा रही है, ऊपर। देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट ही बार बार दिमाग में आ रहा है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर और रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस लगा है इनसाइड, ठीक है। मोशन ऑफ कंडक्टर इस तरफ, सेंट्रल फिंगर कहां गई, ऊपर की तरफ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो गया प्लस, क्योंकि इंड्यूस करंट ये जो डायरेक्शन है वो किसकी है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, और यहां पे क्या हो गया, माइनस, ठीक है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्रिएट हो गया, कैपिटल V, या इसको हम E से ही डिनोट करें, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और करंट क्यों नहीं फ्लो होगी, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। करंट नहीं फ्लो होने का क्या रीजन है,
उसका कोई रीजन नहीं है, बस ये सिंपल है कि सर्किट हमारा क्लोज नहीं है, और सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम बात करें इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लॉ से, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई क्या होगा, बी इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, देखो ये आगे चलता चला जाएगा और धीरे धीरे ये, भाई एल तो फिक्स है लेकिन एक्स इंक्रीज होगा, तो एरिया भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बी, डेल्टा ए क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू एक्स, या इसको भी हम डेल्टा एक्स ले लें और अच्छा है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से हो गया इक्वल टू माइनस बी एल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो इक्वल टू माइनस बी एल और वी, बी एल वी। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर हम मॉड में लेना चाहें तो ये हो जाएगा यहां से बी एल वी, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड वेलोसिटी। ये अपने पास कंडीशन हो गई। इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। लेकिन मैं फिर क्लियर कर दूं, जैसा कि मैंने बताया, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो सेंटर फिंगर बता रही है, जितना यहां प्लस उतना यहां माइनस। तो अगर बात किया जाए नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा क्या होगा, जीरो। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, सॉरी नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही भाई, एक प्लस है एक माइनस है, नेट पोटेंशियल क्या होगा, यहां पे जीरो होगा। ये कंडीशन अपने पास आ गई। अब जैसे जरूरी नहीं है कि चार्ज पार्टिकल हमेशा बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेट ही जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि रॉड भी, जैसे कहा जाता है ना कि चार्ज पार्टिकल होते हैं तो इसी तरह जाएंगे, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, वैसे ही रॉड है। जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा क्या जाए, परपेंडिकुलर। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो रॉड है ये कुछ इस तरह से भी तो जा सकता है, थीटा एंगल पे, वी वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो ये लेंथ क्या है यहां से यहां तक, एल। तो अगर हम यहां से देखें इस तरह से, तो ये क्या होगा, एल साइन थीटा होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये होता है बी एल वी साइन थीटा। देखो बड़े आसानी से आप समझ लोगे। अगर मान लीजिए कि थीटा क्या है 90, तो क्या होगा, बी एल वी, जो ये केस है अपने पास सेम। और अगर यही रॉड बिल्कुल इसको कम करते आओ, ऐसे चला गया, एंड थीटा क्या है, जीरो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा, जीरो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी इसके साथ बनती है। ठीक है, चार्ज के साथ। अब देखिए कुछ चीजें और हम डिस्कस कर लें यहां पे। अब देखिए यहां पे, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है आई, ठीक है, और इस वायर से यहां पे
एक स्ट्रेट रॉड है, इस स्ट्रेट रॉड की जो लेंथ है वो L है, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, Y। ठीक है, और ये स्ट्रेट रॉड इस करंट के बिल्कुल ऐसे पैरेलल जा रहा है, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। अब यहां पे आप BLV नहीं लगा सकते, वजह ये है, यहां अगर आपने BLV लगा दिया तो BLV में B तो फिक्स है, लेकिन सबसे पहले तो ये समझिए कि यहां पे BLV लगाने से पहले कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कहां से होगा, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड कहां से मिलेगी, तो ये जो करंट का फ्लो हो रहा है इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। लेकिन उसमें भी दिक्कत है, फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट लेंथ का वायर में, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई करंट अपान डिस्टेंस। अब ये बताइए कि जब करंट अपान डिस्टेंस की बात करेंगे हम, तो यहां पे डिस्टेंस कुछ और है, यहां कुछ और है, हर जगह कुछ और है, तो वायर से हम दूर होते जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। मैं फिर कहूं कि इसमें इंडक्शन में इंक्रीज डिक्रीज मैटर नहीं होता, मैटर ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अब बात यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो BLV डायरेक्ट यूज कर नहीं सकते, उसके लिए B तो कांस्टेंट होना ही चाहिए भाई, क्या करें, ये प्रॉब्लम तो आई हमारे लिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग इसके लिए। मान लीजिए कि ये रॉड किसी भी टाइम पे यहां पे आ गई, ये रॉड V वेलोसिटी से जा रहा है यहां पे, और ये रॉड यहां तक आ गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है कुछ भी मान ले, S मान ले यहां से डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, मान लीजिए अगर ये V वेलोसिटी से जा रहे हैं तो S इक्वल टू क्या होगा, V इंटू टी, यही होगा। अब देखते हैं हम क्या करेंगे कि एक यहां छोटा सा सेगमेंट ले लेंगे रॉड के यहां से यहां तक आने में, एक छोटा सा हमने यहां पे सेगमेंट लिया, ये जो सेगमेंट है कितना है dx, और इसकी जो यहां से डिस्टेंस है वो क्या है x। ठीक है, अब एक करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर इनसाइड, और ये मैग्नेटिक फील्ड है B, तो B की वैल्यू कितनी होगी आपको ही पता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई करंट अपान डिस्टेंस, ये हो गया B। ठीक है, और यहां से यहां तक आने में DA कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि VT इंटू DX, ये हो गया। ठीक है, तो वही चीज है कि कितना EMF इंड्यूस होगा T टाइम में, तो चलो देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड EMF मॉड ले लेते हैं, माइनस की जरूरत नहीं है, इक्वल टू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यही होगा। या फिर थोड़ा सा और अच्छे से करें तो हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो मॉड इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई क्या होगा, बी इंटू डी ए, डी फाई की वैल्यू आ गई, तो मॉड इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी कितना है भाई, देखिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान एक्स, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान एक्स, यही है। और डीए कितना है, वीटी इंटू कितना, डीएक्स। ठीक है,
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो अपने पास आ गया, म्यू नॉट कॉमन है, 2 पाई कॉमन है, आई अपान एक्स, इसको डीई लिखते हैं, ज्यादा बेटर है, ठीक है, आई अपान एक्स, ठीक है, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान एक्स भी। और आप यहां देखिए डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो गया 1, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई आई वी अपान एक्स डी एक्स, ये हो गया डीई। एक्चुअल में ये ध्यान देना था मुझे कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, और उसकी वजह से इतनी दूर में ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो डीई हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो ई कितना हो जाएगा यहां से, इक्वल टू, माइनस साइन चाहो तो ले लो यार, क्या टेंशन है, वैसे आपको पता है माइनस साइन क्या बताता है, अपोजिंग नेचर, तो बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है नहीं। तो इक्वल टू क्या होगा, माइनस म्यू नॉट अपान 2 पाई आई वी 1 अपान एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक ये बताइए, एक्स स्टार्ट कहां हो रहा है, वाई पर, और कहां तक जा रहा है, वाई प्लस एल, तो ये स्टार्ट हुआ वाई से और ये चला गया वाई प्लस एल तक, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट अपान 2 पाई आई वी 1 अपान एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग एक्स बेस ई फ्रॉम वाई टू वाई प्लस एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट अपान 2 पाई आई वी इंटू अपर लिमिट लॉग कितना, y प्लस एल बेस ई माइनस लॉग y, तो फाइनली जो आ गया, अगर मैग्नीट्यूड देखें तो माइनस साइन हटा सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई वी जो वेलोसिटी है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो y प्लस एल अपॉन वाई बेस ई, ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस केस में हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा समझने के लिए। सबसे पहले हमने मान लिया कि ये जो रॉड है, स्ट्रेट रॉड है, मूव कर रही है, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डिफरेंट, तो उसकी वजह से ईएमएफ भी जो इंड्यूस होगा वो डिफरेंट होगा। बीएलवी हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, छोटा सा पार्ट, इसकी जो लेंथ मान ली dx, और v वेलोसिटी से हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो t टाइम में कितना ऊपर हम चले जाएंगे, v इंटू टी, इतना तो ठीक है। तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान एक्स, क्योंकि इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आप लगा दीजिए राइट हैंड पाम रूल, तो मैग्नेटिक लाइंस को एक कट करते हुए जा रहे हैं, तो b क्या हो गया, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान एक्स। अब मॉड इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट लिया है, तो स्मॉल सेगमेंट को हमने मान लिया डी, इसकी वजह से क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ बी डी ए, और डी ए आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये हो गया। फिर इसकी वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं, मोशनल ईएमएफ में एक दूसरा पार्ट भी आता है, इसमें होता है भाई, इसमें तो रॉड ऐसे मूव कर रहा है, मोशनल ईएमएफ में रॉड ऐसे मूव कर रहा है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है,
और रॉड किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसे वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है और रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा। मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और फिर करंट इंड्यूस होगी, ठीक है, अगर क्लोज सर्किट है तो, अदरवाइज ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही। तो थोड़ा सा इसको भी देखते हैं, मोशनल ईएमएफ का एक नेक्स्ट पार्ट है। ये मान लीजिए स्ट्रेट रॉड वो है, स्ट्रेट रॉड है, और ये जो स्ट्रेट रॉड है इसकी लेंथ हमने मान लिया L, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है फॉर एग्जाम्पल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो रॉड है ये लगातार ऐसे ऐसे घूम रहा है। अगर घूम रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा, और अगर मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होना तो यार आपको ही पता है, मैटर यह है कि सर्किट क्लोज है कि सर्किट क्लोज नहीं है, इस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो रॉड है v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एरिया स्वीप करेगा, पाई एल स्क्वायर, और टाइम पीरियड क्या होगा, t, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में भी इसका आता है, हमने मान लिया इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, और रिलेशन तो आपको पता ही है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी की, कि v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, l ओमेगा, ये रिलेशन आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू l ओमेगा, स्मॉल v यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। अब देखिए अगर हम बात करें यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर वन साइकिल, पूरे एक साइकिल के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस एन, तो होगा नहीं क्योंकि सिंगल रॉड है, अदरवाइज एन डेल्टा वाई डेल्टा टी लेते, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो आपको ही पता है कि डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, भाई साइकिल पूरा लेगा तो क्या कैपिटल टी है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को आपको ही पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई, डेल्टा फाई क्या होगा, B इंटू ए अपॉन टी, अच्छा ए कितना होगा, ए हो जाएगा पाई एल स्क्वायर, ठीक है, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, ये ओमेगा है। तो अगर हम यहां से देखें तो E इक्वल टू माइनस बी ए, और जहां टी है वहां क्या पुट कर दें 2 पाई अपॉन ओमेगा, और जहां ए है वहां क्या पुट कर दें बी पाई एल स्क्वायर, बी पाई एल स्क्वायर, ये ए है, देखो ए, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, और फाइनली जो ई आ गया वो क्या हो गया, माइनस 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो इसका यूज तो हम तब करेंगे जब एंगुलर वेलोसिटी दिया हो, रेडियन पर सेकेंड। कई बार क्या करते हैं लोग, एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन पर सेकेंड ना बोलकर रिवोल्यूशन पर सेकेंड बोल देते हैं, कुछ जगह पे उसको भी एंगुलर स्पीड ही बोला जाता है, लेकिन वो क्या है एफ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको देखना है न्यूमेरिकल करते समय रेडियन पर सेकेंड की बात कर रहे हैं या रिवोल्यूशन पर सेकेंड की बात कर रहे हैं। अगर रेडियन पर सेकेंड की बात करेंगे तो ओमेगा होगा, और अगर रिवोल्यूशन पर सेकेंड की बात करेंगे, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो एफ होगा। तो अगर यहां से हम देखें तो सिंस ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, यहां वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वल टू माइनस 1/2 बी और ओमेगा 2 पाई एन या 2 पाई एफ
इंटू एल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ई की वैल्यू आ गई माइनस पाई बी एफ एल स्क्वायर, या फिर मॉड ई अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा बी पाई एफ एल स्क्वायर। तो ये कंडीशन तब बनती है जब कोई भी रॉड किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। अब जैसे कि आपसे कहा जाए कि जैसे प्लेन है तो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, कोई भी प्लेन है ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो देखा जाए तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दो होगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक अपने पास ये हमने ले लिया, ये प्लेन का विंग है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है आपके लिए। और ये भी प्लेन जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो देखो एक तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ध्यान से देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये इसका क्या हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। अब समझिए इस चीज को, प्लेन ऐसे जा रहा है, ये इसका विंग्स है, तो ये बताइए ये जो विंग्स है क्या इस हॉरिजॉन्टल को कट करेगी? नहीं करेगी। किसको कट करेगी? वर्टिकल कंपोनेंट को, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अच्छा अगर नॉर्थ टू साउथ जा रहा है तो भी समस्या है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पार्ट को तो फिर भी कट नहीं करेगा, किसको करेगा? वर्टिकल को। उसका वजह समझिए, मान लीजिए प्लेन की विंग है तो एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा ऐसे। तो प्लेन अगर ऐसे जब चलेगा तो इसका एरिया वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा क्या बनाएगा? 90 डिग्री। किसी काम का ही नहीं है अपने लिए यार, क्योंकि जब 90 डिग्री बनाओगे तो फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा, बी और ए कुछ भी हो कॉस 90, यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो याद रखिएगा प्लेन अगर हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है तो हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट ही देखेंगे और वहां से आप बीएलवी लगा सकते हो। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जो उसका विंग से हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, किसी एंगल पे उड़ रहा है तो क्या होगा? तो ये कंडीशन अलग है, इसका भी हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद से हम बात करने जा रहे हैं कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो, इन सब चीजों की वजह से कोई भी कैपेसिटर है उस पे चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि यहां पे एक हमने कैपेसिटर लगा दिया, यहां पे एक कैपेसिटर लगा दिया, इस प्लेट का नाम रख दिया हमने ए और इसका नाम रख दिया बी। ठीक है, और अब आपसे कहा जाए कि एक काम कीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मतलब समझ रहे हो, परपेंडिकुलर इनसाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड जो बी है ना वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब आप बताइए कि ए और बी पे क्या चार्ज होगा? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो देखिए इसके लिए काफी सिंपल मेथड हम यूज करते हैं, हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए मार्कर है,
ये ब्लैक पोर्शन है, ये ब्लू पोर्शन है। ब्लू को आप मान लीजिए कि जो ब्लू पोर्शन है ये नॉर्थ पोल है और ये जो ब्लैक पोर्शन है ये साउथ पोल है। ब्लू वाला नॉर्थ और ब्लैक वाला साउथ। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर ये ब्लू नॉर्थ है और ब्लैक साउथ है तो मान लीजिए मैग्नेट को हमने ऐसे रख दिया, देख रहे हो, नॉर्थ, ब्लू नॉर्थ। ठीक है, ब्लू को हमने मान लिया नॉर्थ और ब्लैक को मान लिया साउथ। यहां लिख भी दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अब ये बताइए कि अगर इस तरह से मैग्नेट को रखें हम, मतलब ब्लैक वाला बाहर रखें और ब्लू वाला सामने रखें, तो क्या होगा? ये नॉर्थ पोल लगातार मैग्नेटिक लाइंस यहां भेजेगी, लगातार भेजेगी मैग्नेटिक लाइंस भेजेगी, तो इसकी वजह से यहां क्या क्रिएट होगा? क्रॉस। ठीक है, और इसी मैग्नेट को हमने ऐसे रिवर्स कर दिया। अब नॉर्थ इधर आ गया, साउथ है, तो साउथ क्या करेगा? लगातार मैग्नेटिक लाइंस को अपनी तरफ रिसीव करता है, तो इसकी वजह से यहां क्या होगा? साउथ पोल। ये हो गया, क्लियर है? ये साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक लाइंस को लगातार अगर हमने ऐसे रखा तो इस मैग्नेट की वजह से यहां जो फील्ड होगी वो क्या होगी? डॉटेड लाइन होगी। और ये नॉर्थ को अगर इधर रखा तो नॉर्थ लगातार मैग्नेटिक लाइंस को भेज रहा है, तो यहां पे क्या होगा? क्रॉस होगा। ठीक है, अब यहां पे बी इंक्रीज हो रहा है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर मैग्नेट के हम पास जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, चार्ज के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, मास के पास जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंक्रीज होगी। और डिस्टेंस अगर इनका बढ़ेगा, सोर्स से अगर आपकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो फील्ड आपकी डिक्रीज होगी। अब वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, या ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं जो प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स। ठीक है, चार्ज भी हो सकता है, मैग्नेट भी हो सकता है, मास भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो यहां पे अभी हमने बताया क्रॉस है, तो इसका मतलब क्रॉस यहां कौन भेजेगा? नॉर्थ भेजेगा। अब ये इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्थ पोल, ये जो मैग्नेट है, कहां जाएगा? पास जाएगा। अगर डिक्रीज होगा तो कहां जाएगा? दूर। ये बताइए कि अगर नॉर्थ पोल पास जाएगा तो क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगी, जिस रीजन से जनरेट होगी उसका अपोज करेगी। तो जो ही हम इसको यहां पे लेके जाएंगे नॉर्थ पोल को, बी इंक्रीज हो रहा है, ये नॉर्थ है साउथ है, तो नॉर्थ पोल यहां मैग्नेटिक लाइंस भेज रहा है और इंक्रीज हो रहा है तो पास जाएगा। अगर ये डिक्रीज होता तो कहां जाता? दूर। तो अगर ये पास जाएगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा यहां पे, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर करंट इंड्यूस होगी, इस रीजन से जनरेट होगी उसका अपोज करेगी। जनरेट क्यों हुई? इस नॉर्थ पोल के पास जाने की वजह से, तो तुरंत यहां पे अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल जनरेट कर देगी। अब नॉर्थ पोल जनरेट करेगी तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब बैटरी के बारे में नहीं सोचना है कि करंट ऐसे जा रही है तो बैटरी का प्लस प्लेट होगा या माइनस प्लेट होगा। मैंने आपसे बताया था ये जो करंट है इंड्यूस करंट है, जो कि पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो अगर इस तरह से जाएगी तो जितने भी प्लस चार्ज हैं सबके सब कहां आ जाएंगे? बी के पास, और जितने भी माइनस चार्ज हैं सबके सब कहां आ जाएंगे? ए के पास। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही सेम है, यहां पे इसी को लेते हैं। ठीक है, और यह ए और बी, और इस बार हम क्या ले रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड ले रहे हैं, यानी डॉटेड लाइन है। अब मैंने अभी आपको यहां ऊपर लिख दिया है, आप शायद देख सकते हो यहां पे। तो अगर हम देखें यहां पे तो हमने क्या कहा? ब्लू नॉर्थ है, ब्लैक क्या है? साउथ। यानी अब ये है, ये रिसीव कर रहा है,
तो बी यहां पे अगर हम बात करें, इंक्रीज हो रही है, बी इंक्रीज हो रही है। तो डॉटेड लाइन है मतलब साउथ पोल इसको क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और इंक्रीज में मैंने क्या बताया, इंक्रीज जब भी होगी बॉडी कहां जाएगी, पास में। तो अगर ये पास में जाएगी तो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा सो करंट इंड्यूस होगी। जिस रीजन से जनरेट होगी उसका अपोज करेगी। जनरेट क्यों हुई ये बताइए, इस साउथ पोल को पास जाने की वजह से। अब जब साउथ पोल पास गया तो तुरंत इसका अपोज करेगी और तुरंत यहां पे क्या कर देगी, साउथ क्रिएट कर देगी। और इस बार जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। यानी जितने भी प्लस चार्ज हैं सब यहां आ जाएंगे और माइनस चार्ज हैं वो यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, अब सेम कंडीशन लेते हैं थोड़ा सा इसी डायग्राम में चेंज करके, प्लस माइनस को भी हटाते हैं। ठीक है, यहां से, और इस बार हमने क्या किया, बी को डिक्रीज किया और यहां पर भी बी को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। यहां पर भी बी को डिक्रीज कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कॉन्सेप्ट वही होगा, ब्लू नॉर्थ है और ब्लैक साउथ है, ये नॉर्थ है, क्रॉस है तो नॉर्थ पोल को इधर कर दिया। यहां पे डॉट है तो क्या होगा, साउथ पोल को इधर करेंगे क्योंकि ये रिसीव करेगा और नॉर्थ भेजता है, तो जब नॉर्थ भेजेगा तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसको, बी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो मैग्नेट है यहां से वो मैग्नेट क्या होगा, इससे दूर जाएगा, अभी तो डिक्रीज होगा। ये मैग्नेट हम धीरे धीरे इससे दूर लेकर जा रहे हैं, फिर क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और फिर करंट इंड्यूस होगी। और जिस रीजन से जनरेट होगी उसका क्या करेगी, अपोज। तो जनरेट क्यों हुई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है या जो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड भेज रहा है वो दूर जा रहा है। तो करंट कभी नहीं चाहेगी कि नॉर्थ दूर जाए, तो तुरंत यहां पे साउथ पोल क्रिएट कर देगी। अब साउथ क्रिएट करेगी तो करंट क्या होगी, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट की नहीं है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस और यहां हो जाएगा माइनस। इसी तरह यहां देखिए बी डिक्रीज हो रहा है, फिर वापस उसी पर आएंगे, डॉटेड लाइन है, मैग्नेटिक लाइंस यहां से निकल रही है तो कोई ना कोई रिसीव तो करेगा इनको। अगर मैग्नेटिक लाइंस यहां से निकल रही है तो कोई ना कोई रिसीव करेगा। मान लीजिए इसने रिसीव किया और ये डिक्रीज हो रहा है तो दूर जाएगा, इंक्रीज होता तो कहां जाता, पास। ये दूर जा रहा है, कौन सा है, ब्लैक साउथ, ये दूर जा रहा है। तो करंट कभी नहीं चाहेगी कि इससे दूर जाए, तो तुरंत यहां पे क्या क्रिएट कर देगी, नॉर्थ। और इस बार करंट कैसे फ्लो होगी इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। तो बी पर क्या हो जाएगा, प्लस और यहां क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये कंडीशन होती है। इसी में आपके लिए कंफ्यूज करने के लिए कई बार थोड़ा सा और इसमें जो चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं कि जैसे इन्होंने कह दिया कि ये कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट आई जा रही है, और इन्होंने कहा कि दो लूप है, एक ये और एक ये, टोटल इसको इन्होंने दो पार्ट में कर दिया। यहां पे जो आई है वो क्या हो रही है, इंक्रीज, और यहां पे जो आई है वो क्या हो रही है, और इन सारे केस में ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, ये लूप 3 है और ये लूप 4 है। और ये कहेंगे कि इस लूप में करंट की डायरेक्शन आप बताओ क्या होगा। सारे केस में काफी सिंपल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का भी काम चल सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें क्या है आप समझिए, इस चीज को, करंट जा रही है,
तो करंट जा रही है तो यहां पे क्या होगा, क्रॉस। वैसे मैंने बताया था LDRC, जब भी करंट जाएगी लेफ्ट साइड डॉट राइट साइड क्रॉस, सिंपल है कि करंट गई राइट साइड क्रॉस लेफ्ट साइड डॉट। और आप चाहो तो राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हो। ये हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट। इस 4 फिंगर्स को इस पॉइंट पे दिखाया, पाम कहां जा रहा है, आउटसाइड। और इसमें करंट जा रही है राइट साइड को इस तरफ दिखाया, पाम कहां गया, इनसाइड। ठीक है, तो यहां पे देखिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, बी क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करंट अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कोई मैटर नहीं है। यहां पे आप देखिए कि अगर हम यहां पे देखें तो करंट अगर इंक्रीज होगी तो बी भी इंक्रीज होगी, और करंट अगर डिक्रीज होगी तो बी भी क्या होगी, डिक्रीज। तो सबसे पहले इन दोनों केस में आई जो है वो इंक्रीज हो रही है, यानी यहां पर ही मैग्नेटिक लाइंस बी जो है वो इंक्रीज होगी, बी जो है वो क्या हो रही है, डॉटेड लाइन इंक्रीज हो रही है। अगर हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट पर हैं तो डॉटेड लाइन है, यानी कि साउथ पोल इसको क्या करेगा, रिसीव। हमने क्या मान लिया, साउथ को ब्लैक और नॉर्थ को ब्लू। ठीक है, तो डॉटेड लाइन है यानी साउथ पोल इसको रिसीव करेगा। अब ये इंक्रीज हो रही है तो साउथ पोल कहां जाएगा, इसके पास। साउथ पोल जब पास जाएगा, क्योंकि इंक्रीज होगा तो मैग्नेट को पास भेजना है, डिक्रीज होगा तो मैग्नेट को दूर भेजना। कॉन्सेप्ट समझो आप, सिंपल। अगर डॉट और क्रॉस आए तो सीधे अपना पेन उठाओ ऐसे लगा लो, एक को नॉर्थ मान लो दूसरे को साउथ मान लो, बिना किसी दिक्कत के। उसमें आपको कुछ नहीं करना, एक को नॉर्थ ले लो दूसरे को साउथ ले लो। अब आपको कुछ नहीं करना इसमें। अगर इंक्रीज हो रही है, जैसे डॉटेड लाइन है, तो साउथ को इस तरफ रख दो ताकि यहां से आने वाली जो लाइंस होगी उसको रिसीव करें। अगर क्रॉस है मतलब अंदर की तरफ लाइन जा रही है, तो इस नॉर्थ को सामने रख दो कि यहां से इस लाइन को क्या करे, भेज सके। सिंपल है। ठीक है, तो अब अगर ये इंक्रीज हो रही है तो इसके इंक्रीज होने का क्या मतलब है, इंक्रीज होने का मतलब मैग्नेट पास जा रहा है, डिक्रीज होने का मतलब मैग्नेट दूर जा रहा है। ठीक है, तो ये करंट इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज। मतलब ये साउथ पोल पास जा रहा है। साउथ पोल अगर पास जाएगा तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, यहां पे तुरंत साउथ पोल प्रोड्यूस करेगा। और अगर ऐसा है तो करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज। अच्छा, इसमें देखिए यहां क्रॉस है तो कौन भेजेगा मैग्नेटिक लाइन, नॉर्थ पोल। अब ये क्या हो रही है, करंट इंक्रीज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, मींस नॉर्थ पोल पास जाएगा। अब क्या होगा फिर, लूप्स के अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगी, जिस रीजन से जनरेट होंगे उसका अपोज करेंगे तो तुरंत यहां पे क्या क्रिएट कर देगा, नॉर्थ पोल, यानी इसमें करंट का फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये जो सेकंड पोर्शन है इसमें चीजें डिक्रीज हो रही है। अच्छा, करंट अगर डिक्रीज होगी आप समझ सकते हो, तो मैग्नेटिक लाइन जो बी होगी इस पूरे प्रोसेस में डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक लाइंस भी डिक्रीज होगी। अब फिर वही डॉटेड लाइन है, तो डॉटेड लाइन यानी कि क्या आ जाएगा, साउथ पोल, ब्लैक मार्कर का जो कैप है यहां पे। अच्छा, डिक्रीज हो रही है तो मैग्नेट इससे कहां जाएगा, दूर। साउथ पोल कहां जा रहा है, इससे दूर। फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुई। ये कभी नहीं चाहेगा साउथ पोल इससे दूर जाए, तो तुरंत यहां क्या क्रिएट कर देगा, नॉर्थ पोल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां पे क्रॉस लगा है, क्रॉस लगा है मतलब मैग्नेटिक लाइंस अंदर जा रही है, कौन भेजेगा, नॉर्थ। लेकिन डिक्रीज हो रहा है तो नॉर्थ को इससे दूर जाना पड़ेगा। दूर जाने का अपोज कैसे करेगी, साउथ पोल क्रिएट करेगी। और जब साउथ पोल क्रिएट करेगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो ये तरीका होता है जिसके बेस पर हम लोग मोशनल ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को हम लोग इसके बेस पे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर थोड़ा सा एक बार दोबारा देखिएगा, कंफ्यूजिंग टाइप का है, बहुत ज्यादा नहीं है बट अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं, इसके 4th लेक्चर में। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ग्राफ भी डिस्कस करेंगे, बी और एल और इन सब चीजों का, और इसके साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करेंगे, पावर फोर्स, अगर एक रेल के ऊपर दूसरा वायर चल रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।